नमस्कार दोस्तों। दिन ढलते ही एक राजा के पेट में अजीब और भारी सा अफारा चढ़ने लग जाता था। इसी शाही अफारे की एकमात्र और अचूक दवा थे रियासत के सबसे चहेते और हाजिर जवाब दरबारी बारहट जी। बारहट जी कोई आम इंसान नहीं थे। 33 साल की उम्र पार करने के बाद भी मानो उनके गठीले शरीर के आगे आकर रुक गया हो। केसर के सांचे में ढला उनका फबता हुआ रूप, चौड़ी छाती और चेहरे का तेज ऐसा कि भरे बदन वाले अच्छे अच्छे नौजवान भी उसके आगे पानी भरते नजर आते थे। ताज्जुब की बात ये थी कि राजा उम्र में बारहट जी से 5 साल छोटे थे, लेकिन राजा के चेहरे की झुर्रियां देखकर वह बारहट जी से 8-10 साल बड़े ही लगते थे। शाम ढलते ही जब राजा का अफारा चरम पर होता तब बारहट जी दरबार में पधारते। उनके होठों पर मानो साक्षात सरस्वती का वास था। बारहट जी की बेमाप और लच्छेदार बातें शुरू होते ही राजा के होठ फड़फड़ाने लगते। उनकी बातों में ऐसा गजब का हास्य और व्यंग्य होता कि राजा बरबस ही जोर जोर से ठहाके लगाने लगते। 8-10 दफा पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने के बाद राजा का वह जिद्दी अफारा अपने आप उतर जाता। राजा को हंसता देखकर दरबार के बाकी मुसाहिब और छोटे बड़े सरदार भी अपनी अपनी झूठी हंसी के ठहाके लगाते और पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठता। राजा की तो मानो जान ही बारहट जी की सांसों में बसती थी। बारहट जी हंसी और खुशी के देवता माने जाते थे, मगर अपनी हवेली की 4 दीवारी के भीतर उनका रूप एकदम अलग था। उनकी भरकुटी हमेशा तनी रहती थी। यह बारहट जी का तीसरा ब्याह था। नई ठकुरानी को ब्याह कर आए 7 महीने ही बीते थे, लेकिन घर के भीतर एक अजीब सा खौफ पसरा रहता था। बारहट जी अपनी इस नई ठकुरानी को अपनी मर्दानगी और खोखली मर्यादा की घूंटी पिलाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। पिछले 2 ठकुरानियों का क्या हश्र हुआ, वह बात नई ठकुरानी से छिपी नहीं थी। एक दिन हवेली के एकांत कमरे में ठकुरानी ने हिम्मत जुटाकर अपने मन में उठ रही एक शंका अपने पति से पूछ ली। वह अबूझ बच्ची की तरह कहने लगी, हंसने रोने पर ये कैसी बंदिश है? ये तो कुदरत की लीला है। औरतों को हंसने की मनाही क्यों है? बारहट जी ने अपने केसरिये साफे पर हाथ फेरते हुए बड़ी हेकड़ी और गुरूर से जवाब दिया, अरे बावली, मेरी जोड़ीदार होकर तू इतना भी नहीं जानती? कुदरत को खुला छोड़ना बेवकूफी है। उधड़ी कुदरत को ढांकना ही इंसान की असली समझदारी होती है। इसी खातिर हम कपड़े पहनते हैं, श्रृंगार करते हैं। औरतों को तो कतई हंसना या मुस्कुराना शोभा नहीं देता। औरतों का ज्ञान और उनकी शक्लें पर्दे और घूंघट में ही छुपी रहनी चाहिए। ठकुरानी ने अपना आधा घूंघट हटाकर आंखों में एक हल्की सी चुभन के साथ धीरे से पलटवार किया। जब तक तुम मर्द घूंघट नहीं निकालोगे तब तक यह ज्ञान अधूरा ही रहेगा। इतना सुनते ही बारहट जी की आंखों में एक कठोरपन आ गया। वह सख्त लहजे में कहने लगा, मर्द की अकल ढकी रहनी चाहिए और औरत की शक्ल ढकी रहनी चाहिए। हंसने से औरत का पर्दा खुलता है और पांव फिसलने का जोखिम बना रहता है। ठकुरानी जो कई दिनों से अंदर ही अंदर घुट रही थी, आज निर्मल भाव से पूछ बैठी, और मर्दों के जो कदम कदम पर पांव फिसलते हैं उनका क्या? वह क्या कोई बात नहीं? बारहट जी के बुलंद और पितर सत्तात्मक ज्ञान से भला कौन टक्कर ले सकता था? उन्होंने तुरंत अपनी बेशर्मी को ढाल बनाते हुए कहा, मर्द की बनावट अलग है, उसका चाल चलन भी अलग है। दोनों को एक ही तराजू से नहीं तोला जा सकता। मर्द का क्या है? मर्द तो चलते चलते ही राह में किसी भी बाड़ में मूत दे, पर औरत के लिए तो यह बात मौत के बराबर होती है। मर्यादा की यही सीमा है और इसी खातिर मुझे पिछली दोनों ठकुरानियों का कल्याण करना पड़ा था। ठकुरानी यह खौफनाक धमकी समझ गई। काने घूंघट से पति की पैनी मूछों में नजर उलझाते हुए उसने डर और मजबूरी में कहा, आंखें खुली रखने का यह गुरु मंत्र मैं कभी नहीं भूलूंगी। आपने मेरे भ्रम का जाला काट दिया। बारहट जी अपनी इस जीत पर मंद मंद मुस्कुराने लगे। ठकुरानी ने भी पति की इच्छा होने पर सेज की हाजिरी बजाने में कभी आना
आनाकानी नहीं की, भले ही भीतर उसकी आत्मा कितनी भी रो रही हो। अगले दिन दरबार अपनी पूरी रंगत में था। बाराहट जी के आते ही आनंद की लहर दौड़ गई। राजा का अफारा उतर चुका था और उनके भीतर कामदेव की खुमारी छाने लगी थी। दीवान, मुसाहिब और राजव्यास सभी अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। राजा के चेहरे पर एक अजीब सी कामुक मुस्कुराहट तैर गई। उन्होंने बाराहट जी की ओर देखते हुए ऐसा सवाल पूछा जो हर लंपट मर्द के मन में कहीं न कहीं कुलबुलाता रहता है। राजा ने पूछा, बाराहट जी, तुम तो खुद ही एक ऊंचे रसिया हो, मुझे एक बात बताओ, बेधड़क जवाब देना। आदमी का एक औरत से काम क्यों नहीं चलता? उसके भीतर नित्य नई वासना क्यों जगती रहती है? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सब बाराहट जी के जवाब का इंतजार करने लगे। बाराहट जी ने एक पल भी सोचे बिना अपनी उसी चिर परिचित हेकड़ी के साथ फौरन जवाब दे दिया, अन्नदाता, इसमें इतना सोचने की बात ही क्या? हलवे जैसा स्वादिष्ट पकवान भी अगर रोज रोज मुंह में आए तो खाया नहीं जाता। एक ही औरत तो एक दिन मुंह आ ही जाएगी ना। इंसान को अपना स्वाद बदलना ही पड़ता है। स्वाद बदले बिना तृप्ति नामुमकिन है। दीवान ने बीच में अपनी शंका जतलाते हुए कहा, पर कटोरियां अलग अलग हुई तो क्या, अंदर का पकवान तो एक ही है ना। बाराहट जी तो जैसे जवाब सोचकर ही बैठे थे। उन्होंने तपाक से जवाब दिया, मैं तो सब समझे बैठा हूँ, पर इतनी अकल होते हुए भी आपने 9 शादियां क्यों की? राजव्यास, जो खुद को बहुत बड़ा पंडित और ज्ञानी समझता था, जोश में आकर अपनी सफाई देने लगा। मैंने कभी अपनी पंडिताइन को छोड़कर किसी पर नजर नहीं डाली, फिर मेरी पंडिताइन मेरे मुंह क्यों नहीं आई? बाराहट जी ने पूरे दरबार के सामने राजव्यास की धज्जियां उड़ाते हुए ठहाका मारा और कहने लगे, प्याज, मिर्च और सूखी रोटी भला किसके मुंह आती है? इतना सुनते ही पूरा दरबार जोर जोर से हंस पड़ा। राजा तो हंसते हंसते दोहरा हो गया। सभी मुसाहिब और दीवान इस भद्दे और औरतों को नीचा दिखाने वाले हलवे के तर्क पर मजे ले रहे थे। राज दरबार के इन ऊंचे पर्दों पर बैठे लोगों के लिए औरतें महज स्वाद बदलने का एक जरिया और घर का बर्तन मात्र थी। उनकी नजर में औरतों की कोई इच्छा, कोई अस्तित्व या कोई भावना नहीं थी। लेकिन वे सब यह नहीं जानते थे कि इस राजमहल के ही एक झरोखे के पीछे खड़ी एक औरत ये सब सुन रही थी और उसके भीतर बगावत का एक ऐसा खोलता हुआ लावे का समुद्र तैयार हो रहा था जो जल्द ही इस पूरे राज दरबार के झूठे गुरूर को राख में मिलाने वाला था। दरबार में हलवे और स्वाद बदलने के भद्दे तर्कों पर ठहाके गूंज ही रहे थे कि तभी ऊपर बने जालीदार झरोखे के पीछे खड़ी रानी का धीरज जवाब दे गया। कई सालों से उसके सीने में दबा हुआ लावे का समुद्र आज इस बेशरम हंसी को सुनकर अपनी हदें पार कर चुका था। रानी के पांव अपने आप ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। दरबार की उस अश्लील हंसी के बीच अचानक पायल की रुनक झुनक गूंजने लगी। जैसे जैसे रानी के कदम दरबार की ओर बढ़े, मर्दों की हंसी के ठहाके एकाएक खामोश होते गए। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि गाय के समान सीधी और निरी रानी कभी भरी सभा में इस तरह बेपर्दा होकर सामने आ जाएगी। रानी सीधे आकर बाराहट जी के ठीक सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक ऐसी दहकती हुई ज्वाला थी जिसे देखकर बाराहट जी तो क्या, खुद देश के मालिक राजा की भी रूह कांप गई। रानी ने बाराहट जी की आंखों में अपनी नजरें गड़ाकर एक तीखा ताना मारते हुए पूछा, इतनी देर से मैं झरोखे में बैठी चुपचाप तुम्हारी ये महान चर्चाएं सुन रही थी। आप मर्दों को जब हलवा और औरतें मुंह आ ही जाती हैं, तो आप बेझिझक अपना स्वाद बदल लेते हो, पर हमें अगर पति मुंह आ जाए तो हमें स्वाद बदलने पर सख्त मनाही क्यों? पति के मरने पर या तो हमें सती होना पड़ता है या फिर जिंदगी भर भूखों मरना पड़ता है। रानी का यह वार सीधा राजा और उस पितर सत्तात्मक समाज के मुंह पर एक करारा तमाचा था। बरसों से पत्थर बन चुके रानी के सीने को आज जैसे वाणी मिल गई हो। पूरे दरबार में सन्नाटे का एक ऐसा आलम था मानो किसी की मातम पुरुषी चल रही हो। राजा का चेहरा शर्म और गलानी से पीला पड़ गया। हकलाते हुए राजा ने बाराहट
जी से कहा, मैं नहीं जानता, इस बात का सही जवाब तो बाराहट जी आपको ही देना पड़ेगा, आप कभी ऐबोल नहीं रहे हैं। बाराहट जी का गुरूर जैसे चकनाचूर हो गया था, उसके पसीने छूटने लगे। उन्होंने खुद को बचाने की खातिर बहाना बनाते हुए कहा, अन्नदाता, जवाब तो मैं 1 के बदले 21 दे दूं, जवाब तो मैं 1 के बदले 21 दे दूं, पर ये बातें मेरी नहीं हैं। मैंने तो पंडित ज्ञानियों के पवित्र शास्त्रों के बोल दर्शाए थे। पूजनीय रानी को इस तरह भड़कना शोभा नहीं देता। रानी यह सुनकर बरबस ही हंस पड़ी, पर उस हंसी में तोप के गोले जैसा खौफनाक प्रकाश था। रानी तमतमाते हुए कहने लगी, हमें क्या शोभा देता है और क्या नहीं, ये हम पर ही छोड़ दो, पर आप अपने बेपचे ज्ञान का इस तरह जगह जगह वमन तो न करो। रानी का यह निर्लज्ज और विद्रोही मौन दरबारियों के कलेजे को अंगारे की तरह छू गया। घिन्न और सूग से बदबू मारती उस दरबार की हवा में सांस लेना रानी के लिए दुभर हो गया। वह वहाँ से पलटकर सीधे अपने रंग महल की ओर चल दी। अपने रंग महल की ओर लौटते हुए रानी के जहन में पुरानी यादों के बुलबुले फूटने लगे, जिन्होंने उसे आज एक पत्थर की मूर्त बना दिया था। रानी को याद आया कि वह अपनी शादी के बाद इसी रंग महल में आई थी और वह 5वीं रात थी। उस रात सोने की नक्काशीदार सेज सजी थी, चारों तरफ इत्र और गुलाब की महक थी। नई नवेली रानी राजा के इंतजार में सुहागिन सपनों का ताना बाना बुन रही थी। अचानक दरवाजे की कुंडी खुली और राजा लड़खड़ाते कदमों से अंदर आया। राजा के मुंह से शराब की तेज भभक उठ रही थी, लेकिन रानी की नजरें राजा पर नहीं बल्कि उसके साथ आई एक अतुलनीय सुंदर बालिका पर ठहर गई। वह मुश्किल से 10 बरस की बच्ची थी, जैसे बीर बटुही के सांचे में चांदनी की मूरत ढली हो। काले भुजंग बाल, मृगनैनी आंखें और दूधिया बत्ती सी। रानी का मन उस बच्ची की मासूमियत देखकर काबू में नहीं रहा। वह एक माँ या बड़ी बहन की ममता से लबालब होकर आगे बढ़ी और उस बच्ची को बाहों में भरकर गालों को चूमने लगी। तभी नशे में झूमते हुए राजा ने एक ऐसी भयानक बात कही जिसने रानी की दुनिया ही उजाड़ दी। राजा अपनी वासना में अंधा होकर बोला, अरे अब मुझे भी तो दे दो रानी, सब तू ही चूम लोगी क्या इसका? रानी ने हैरानी से हंसते हुए गुनगुनाया, क्यों, इसमें दोष की क्या बात, ये प्यारी ही इतनी है। राजा की आंखों में हवस का पुट घुलने लगा। वह बेशर्मी से बोला, जब औरत होकर तेरा ही मन इसके रूप को देखकर वश में नहीं रहा तो मेरा मन बस में कैसे रहता? पाँव से चलना सीखते ही औरत का रूप भी चलने लगता है। रानी झटके से पीछे हटी, मानो किसी नागिन की पूंछ पर उसका पाँव पड़ गया हो। वह तमतमाते हुए बोली, मैंने तो इसे बेटी की तरह प्यार किया है। यह मुश्किल से 10 बरस की होगी और राजमहल में सब जानते हैं कि यह तुम्हारी ही एक दासी की कोख से जन्मा हुआ तुम्हारा ही अंश है। राजा ने एक दहकती हुई कुटिल मुस्कुराहट के साथ कहा, आखिर मेरी आंखों से देखकर ही तुम्हें मेरी बात पर यकीन होगा। आज का यह नाटक देखने के बाद शायद तुम्हारे मन में कोई सवाल नहीं खटकेगा। राजा का इशारा पाते ही दरवाजे पर खड़ी दासी ने फुर्ती से रंग महल के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया और कुंडी लगा दी। रानी का कुछ वश न चला। उस रात उस रंग महल की 4 दीवारी के भीतर एक ऐसा घिनौना कुकर्म शुरू हुआ जिसने धरती की सृजना के बाद आज तक किसी औरत को ऐसा खौफनाक श्राप नहीं दिया होगा। देश का मालिक जो दूसरों को न्याय देता था, आज अपने ही अंश, अपनी ही जाई बेटी की आबरू तार तार कर रहा था। रानी उस बेला में दीवार से सटकर खड़ी हो गई। उसके मन में न कोई दुख था, न क्लेश और न ही गिला। वह बस एक बेजान पत्थर की मूर्त बन चुकी थी। अचानक उस मासूम बच्ची के कंठ से एक ऐसी तेज और हृदय विदारक चित्कार निकली जिसने रानी के कानों के पर्दे फाड़ दिए। वह चीख सुनकर रानी का कलेजा फट गया और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। 2 दिन बाद जब बड़ी मुश्किल से रानी को होश आया तो उसने अपनी आंखें खोलते ही राजा का चेहरा देखा। राजा ने उसकी खैरियत पूछने की बजाय अपनी उसी लंपट और घिनौनी मानसिकता के साथ पूछा,
पूछा। मैं 2 दिन से यही सोच सोच कर परेशान हूँ कि उस छोरी की उस चीख से तू बेहोश कैसे हो गई। रानी ने तुरंत अपनी आंखें वापस मूंद ली। इस सवाल का जवाब देने की उसकी आत्मा में ताकत नहीं बची थी। उस दिन के बाद से रंग महल के उस कोने के पलंग और राजा से उसका कोई वास्ता नहीं रहा। रानी की आत्मा मर चुकी थी। राजा जब मर्जी जिस औरत या दासी को उस सेज पर लाता, रानी को अब कोई ऐतराज न था। राजा खुश था कि रानी अब समझदार हो गई है। लेकिन आज 12 हड्जी के उस हलवे वाले ताने ने रानी की उस मरी हुई आत्मा को फिर से जिंदा कर दिया था। उस घाव ने आज फिर से मवाद छोड़ना शुरू कर दिया था और रानी ने तय कर लिया था कि अब वह इस घिनौनी और गलीच रियासत की जड़ों को हमेशा के लिए हिलाकर रख देगी। पुरानी मान्यताओं, खोखले संस्कारों और झूठी मर्यादाओं की बेड़ियां अब टूट चुकी थी। महल की घुटन से बचने के लिए रानी का घुड़सवारी का शौक अब उसका इकलौता सुकून बन गया था। रोज की तरह आज भी रानी घुड़सवारी के लिए अस्तबल के पास पहुंची। सामने उसका सईस घोड़ों की लगाम थामे सिर झुकाए खड़ा था। सईस कोई मामूली कद काठी का इंसान नहीं था। वह एक गठीले बदन, चौड़ी छाती और बेहद खूबसूरत नए नक्श वाला जवान था। यह बात पूरी रियासत में जग जाहिर थी कि यह सईस पुराने दीवान जी का नाजायज अंश था। लेकिन एक भंगन की कोख से जन्म लेने के कारण समाज ने उसे हमेशा अछूत ही माना। आज तक रानी की नजरों में घोड़ी, पेड़, टीले, पत्थर और वह सईस सब बराबर थे, निर्जीव और महत्वहीन। लेकिन आज बदली हुई समझ के करिश्मे से रानी को पहली दफा यह एहसास हुआ कि वह सईस भी एक जीता जागता भावनाओं से भरा जवान मर्द है। रानी मन ही मन सोचने लगी, मर्दों के गुनाहों का क्या कोई प्रायश्चित होता है? चलते चलते किसी के साथ भी मुंह काला कर ले, फिर भी वे ऊंचे ही रहते हैं। फिर इस बेचारे सईस का क्या कसूर जो इसे जीवन भर जानवरों से भी बदतर समझा गया। रानी ने मुस्कुराकर सईस के हाथ से लगाम पकड़ी और घोड़ी की पीठ थपथपाकर रकाब में पांव रखकर ऊपर चढ़ गई। रानी के इशारे के साथ ही घोड़ी सरपट हवा से बातें करने लगी और पीछे पीछे सईस की घोड़ी भी भागने लगी। महल की घुटन पीछे छूट चुकी थी। खुले आसमान और बहती हवा ने रानी के मन का सारा बोझ हल्का कर दिया था। रानी ने अपनी घोड़ी को सईस की घोड़ी के बराबर किया और अचानक अपने हाथ की बैत यानी चाबुक सईस की पीठ पर हल्के से पटका दी। सईस झिझक कर सहम गया। उसने डरते हुए कांपते लहजे में हाथ जोड़कर पूछा, क्या कोई गलती हुई अन्नदाता? आंखों में लाल डोरे और होठों पर एक अविरल मुस्कान लिए रानी ने गहराई से उसकी ओर देखा। फिर कहने लगी, कोई एक गलती हो तो गिनाऊं? तू तो 3 बरस से गलती पर गलती करता आ रहा है। कहाँ तक तुम्हारी गलतियाँ गिनाऊं? सईस की तो जैसे जान ही सूख गई। वह कोहनियों तक हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाया, उसी पल मुझे सूली पर चढ़ा देना चाहिए था अन्नदाता। हम कमीन काओं को इस तरह बख्शने की आपको जरूरत ही क्या? मुस्कुराहट दबाते हुए रानी ने फिर एक मीठा ताना कसा, तेरे लक्षण तो ऐसे ही हैं। अगर अब भी गलती करने से बाज नहीं आया तो इससे भी बड़ी सजा मिलेगी। सईस का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रानी की इन पहेलियों का कोई और छोर उसकी समझ में नहीं आ रहा था। रानी ने अचानक उसे धर्म संकट में डालते हुए सीधा सवाल कर डाला, बता तू निपट अंधा है या नहीं? नीची नजर किए हुए सईस ने नरमी से कहा, सच्ची बात तो आप जाने अन्नदाता, पर मेरे ख्याल में मैं अंधा नहीं हूँ। अंधा नहीं है तो बता, मैं बदसूरत हूँ या खूबसूरत? रानी का यह सवाल किसी बिजली गिरने जैसा था। सईस के मन का खौफ अब थोड़ा थोड़ा छटने लगा। वह बिना सोचे बोल पड़ा, अगर रानी बदसूरत है तो इस दुनिया में खूबसूरत कुछ है ही नहीं। आपके रूप के आगे तो चांद भी 7 बार पानी भरता है। रानी ने एक गहरी सांस ली और अपने असली दर्द को शब्दों में पिरोते हुए बोली, तब तो तेरा बहुत बड़ा कसूर है। ऐसा रूप मानते हुए भी तूने मुझ में और आटे की लोथ में कुछ फर्क नहीं जाना। सच बता, इन 3 वर्षों में मेरे रूप की खातिर एक बार भी तेरा मन चल विचल नहीं हुआ? सईस की रग रग में जैसे बिजली दौड़ गई। देश की मालकिन आज उससे ये कैसे सवाल कर रही थी? वह घोड़ी से नीचे उतर गया और रानी के चरणों में 7 बार प्रणाम करके बोला, अन्नदाता,
रानियों के रूप पर तो राजाओं के सिवा खुद भगवान का मन भी चल विचल नहीं हो सकता। हम कमीनकाओं का कैसा मन और कैसी आत्मा, ये तो बड़े लोगों की जागीर होती है। बातों ही बातों में वे दोनों शाही तालाब की पाल पर पहुंच गए। सामने एक पुराना और विशाल जंगी बरगद हवा के झोंके से मंद मंद झूल रहा था। तालाब का पानी कांच की तरह निर्मल था और लहरें हिलोरे ले रही थी। पानी देखते ही दोनों घोड़ियां जोर जोर से हिनहिनाई, मानो वे रानी और सईस के भीतर दबी हुई परतों को खोल रही हो। सईस ने घोड़ियों को हमेशा की तरह बरगद की जड़ों से बांध दिया। रानी बरगद की छांव लांघकर पानी पीने के लिए तालाब के किनारे की ओर बढ़ी। तभी उसके मन में एक लहर उठी कि यह सईस भी प्यासा होगा। उसने बिना किसी संकोच के हाथ का इशारा करते हुए कहा, आ तू भी पानी पी ले। ये सुनते ही सईस की तो मानो रूह कांप गई। वह हाथ जोड़कर पीछे हटते हुए बोला, अन्नदाता आपका तो बड़प्पन है, पर मैं ऐसा पाप कैसे करूं? मुझे प्यासा मरना कबूल है, पर मैं अछूत होकर शाही तालाब का पानी सपने में भी नहीं पी सकता। रानी ने कड़क आवाज में ताना मारते हुए कहा, तब शाही तालाब की इस हवा में तू सांस क्यों ले रहा है? पानी पीना या न पीना तेरे बस में हो सकता है, पर मेरा हुक्म टालना तेरे बस में नहीं है। चुपचाप मेरे साथ आ और पानी पी ले। सईस की हालत सांप छछूंदर जैसी हो गई। हुक्म माने तो युगों से चले आ रहे संस्कारों की मौत होती थी और न माने तो रानी का कोप। घबराते हुए उसके कदम तालाब की ओर बढ़ ही रहे थे कि अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। अपनी परछाई रानी की परछाई के पास देखकर वह बुरी तरह चौंककर पीछे कूद पड़ा। उसके होठ फड़फड़ाए, अन्नदाता माफी बख्शे, अनजाने में मुझसे बड़ा गुनाह हो गया। मुझ अछूत की छाया आपकी छाया पर पड़ गई। यह अंधविश्वास और बेबसी देखकर रानी जिस अंतर्द्वंद से गुजर रही थी उसमें पत्थर भी हंसे बिना नहीं रह सकता था। रानी के होठों पर बरबस एक चौड़ी मुस्कुराहट आ गई। उसने सईस की आंखों में देखते हुए कहा, अरे बावले, ये छाया या तो धूप में दिखती है या फिर उजाले में। अंधेरे में इसका कोई अता पता नहीं चलता। बोल, अभी अमावस की रात होती, गुप अंधेरा होता तो क्या छाया दिखती? सईस अटकते अटकते बोला, नहीं अन्नदाता। रानी कहने लगी, तो फिर छाया वाला गुनाह होता कि नहीं? सईस फिर बोला, नहीं अन्नदाता। रानी की इस पारदर्शी सोच ने सईस के दिमाग पर पड़े सदियों पुराने छुआछूत के जाले को एक ही झटके में साफ कर दिया। दोनों किनारे पर पहुँचे और उन्होंने अंजलि भर भर कर कांच जैसे साफ पानी से अपनी प्यास बुझाई। पानी तो सईस ने जीवन में रोज पिया था, लेकिन आज रानी के संग बराबरी से उस शाही तालाब का पानी पीकर उसे जो अथाह सुख और संतोष मिला वह उसे सपने में भी नसीब नहीं था। रानी के लिए भी यह पल किसी पुनर्जन्म से कम नहीं था। उसने आज राजमहल की झूठी पवित्रता को छोड़कर इंसानियत और कुदरत की सच्ची पवित्रता को अपना लिया था। उस जंगी बरगद और लहरों के बीच रानी के हृदय का एक ऐसा तय खाना खुल गया था जिसमें अब किसी राजा के फरमान या समाज की बंदिशों के लिए कोई जगह नहीं बची थी। खुले आसमान के नीचे उस बालुई रेत में रानी और सईस दोनों एक हो गए थे। शाम गहराने लगी थी और राजमहल के दरबार में मसालचियों ने जगह जगह मसालें जला दी थी। जलती हुई मसालों की पीली रोशनी में दरबारियों के चेहरों पर एक अजीब सी खामोशी और तनाव तैर रहा था। तभी महल के उस भारी सन्नाटे को चीरती हुई एक औरत की दहाड़े मार मार कर रोने की आवाज गूंज उठी। यह रियासत की एक खास मेहतरानी थी जो अपनी बगल में झाड़ू दबाए बेहताशा रोती हुई सीधी राज दरबार के बीचों बीच आ खड़ी हुई। राजा, दीवान, मुसाहिब और 12 हटजी सब चौंक पड़े। मेहतरानी की आंखों में आंसू कम और धधकते हुए अंगारे ज्यादा थे। उसने राजा की इजाजत मिलते ही अपनी झाड़ू का इशारा रियासत के सबसे सम्मानित विद्वान राजव्यास की तरफ कर दिया। उसकी आवाज में ऐसा दर्द और गुस्सा था मानो खोलता हुआ तेल दरबारियों के कानों में गिरा हो। मेहतरानी सिसकियां भरते हुए कहने लगी, अन्नदाता, इस बूढ़े खुसट के कारण मैंने आप सबको तकलीफ दी है। जब से मैं समझने लायक हुई तब से यह पूजनीय राजव्यास मेरे साथ मुंह काला करता आ रहा है। मेरा क्या है, मैं तो भंगन हूँ। इसका धर्म भ्रष्ट हुआ तो यह जाने।
मैंने आज तक कोई उलाना नहीं दिया, पर पिछले 15 दिन से इस नीच ने मेरी कमसिन बेटी पर नजर गड़ा रखी थी। चांदी की पायल और अंगूठी का लालच देकर परसों इसने मेरी उस अबोध बच्ची के साथ वही नीच काम कर डाला। आग लगे इसके पोथी पन्नों को। आखिर मौका देखकर इसने अपने ही अंश की जाई बेटी के साथ धूल खा ली। मेहतरानी की इस भयानक फरियाद ने दरबार में भूचाल ला दिया। सबकी नजरें घृणा से राजव्यास की तरफ मुड़ गई, पर इससे पहले कि कोई कुछ सवाल करता राजव्यास का कायर और पाखंडी रूप सामने आ गया। अपना पाप उघड़ता देख उसने अपनी जेब से अफीम की डिबिया निकाली और हथेली भर अफीम एक ही झटके में फांक ली। कुछ ही पलों में उसके मुंह से झाग निकलने लगे, आंखें फतरा गई और वह जमीन पर लौटने लगा। भला अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए इन मर्दों के पास सुहागन मौत के अलावा और क्या चारा था। जब मेहतरानी ने इंसाफ की गुहार लगाई तो 12 हटजी और दीवान ने बड़ी ही बेशर्मी से उस मरे हुए राजव्यास का ही पक्ष लिया। 12 हटजी ने हेकड़ी दिखाते हुए कहा, झूठी तोहमत का डर भी कम नहीं होता। इज्जतदार आदमी को अपने हाथों मरना ही पड़ता है। तेरा न्याय तो भगवान ने निपटा दिया, अब मरे हुए को हम क्या दंड दें। पास ही खड़ी रानी ये सब तमाशा देख रही थी। रानी की आंखों में खून उतरा हुआ था। वह समझ चुकी थी कि इन लंपट और बेशर्म मर्दों के सामने गिड़गिड़ाना अपनी ही मर्यादा घटाना है। रानी आगे बढ़कर मेहतरानी की पीठ पर हाथ फेरने लगी और ढांढस बंधाते हुए बोली, तू इन लोगों से न्याय की आशा करती है, यही तेरा सबसे बड़ा भ्रम है। इन मर्दों के हाथों से हमारा कभी न्याय नहीं होगा। हमारा न्याय तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। राज दरबार का यह घिनौना नाटक देखकर 12 हटजी जब रात के अंधेरे में अपनी हवेली पहुँचे तो उनका गुरूर बुरी तरह आहत था। एक अछूत भंगन की इतनी हिम्मत कि वह सरेआम भरे दरबार में राजव्यास जैसे ऊंचे आदमी की धज्जियां उड़ा दे। यह बात 12 हटजी को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। घोड़े की लगाम छोड़ते ही वह अपनी हवेली की मेड़ी में जा पहुंचा, जहां घी का दीपक टिमटिमा रहा था और उसकी ठकुरानी पलंग पर लेटी थी। 12 हटजी ने आज पहली बार अपनी घरवाली के सामने सच्ची सच्ची बात कही और राजव्यास वाला पूरा वाक्या कह सुनाया। ठकुरानी ने चुपचाप पूरी बात सुनी। उसके दिमाग में बर्रों के छत्ते जैसी भनभनाहट शुरू हो गई। काफी देर तक 12 हटजी बिस्तर पर करवटें बदलते रहे, पर उन्हें नींद न आई। यह देख ठकुरानी ने ताना मारते हुए कहा, कितनी ही करवटें बदल लो, आज रात आपको हरगिज नींद नहीं आएगी। सुना है चोरों का मन हमेशा जागता रहता है। 12 हटजी ने चिढ़कर पूछा, क्यों? ठकुरानी ने अपने बरसों दबे हुए गुस्से को शब्दों में पिरोते हुए कहा, समूचा गांव जानता है कि हमारे खेतों के रखवाले की रगों में आपका ही खून दौड़ता है। हूबहू उसकी शक्ल आपसे मिलती है। राजव्यास भंगन से नहीं चूके तो आपने उस चमारिन को नहीं छोड़ा। आप सब मर्द एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। तुम्हारी जात का न कोई भरोसा है न ही कोई लक्ष्मण रेखा। मुझे तो लगता है कि मौका पड़ने पर तुम लोग अपनी छाया से भी न चूको। यह नंगा सच सुनकर 12 हटजी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसका मन किया कि इस छिनाल का गला घोंट दे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने अपनी पिछली दोनों पत्नियों का जो हश्र किया था। वह गरजते हुए बोला, आजकल तुम्हारी जबान बहुत लंबी हो गई है। तू जानती है कि जबान लड़ाने का अंजाम क्या होता है और मैं क्या कर सकता हूँ। पर आज ठकुरानी डरने वाली नहीं थी। उसने उसी ढीठपन से जवाब दिया, अब खाली जबान लड़ाने से बात नहीं बनेगी। तुम्हारे तराजू और तुम्हारे ही बाटों से वापिस सौदा तोले बगैर तुम लोग बाज नहीं आओगे। बेमाप सूझबूझ वाले 12 हटजी के पास इस बगावत का कोई जवाब न था और वे खून की घूंट पी कर रह गए। ठकुरानी ने रात में जो कहा था वह कोई खोखली धमकी नहीं थी। रोज रोज पति के मुँह से मर्यादा के झूठे उपदेश सुन सुनकर उसके सबर का बांध टूट चुका था। उसने ठान लिया था कि जिस दिन औरतें अपनी मर्जी की राह पर स्वच्छंद विचरण करने लगेंगी उसी दिन इन मर्दों का गुरूर सीधा सपाट हो जाएगा। अगली सुबह 16 श्रृंगार किए हुए ठकुरानी हवेली के बाड़े में जा पहुंची। वहां खेतों का रखवाला वहीं चमार का लड़का जो 12 हटजी का ही नाजायज अंश था और हूबहू उन्हीं की तरह खूबसूरत और गठीला था, ढोर डंगरों को चारा पानी दे रहा था। ठकुरानी उसके बिल्कुल
बिल्कुल करीब जाकर खड़ी हो गई। उसके बदन से उठती इत्र की महक ने बाड़े की हवा को भारी कर दिया था। उसने एक मादक और भेद भरी नजर से लड़के को देखते हुए कहा, ये ढोर डंगर तो मुंह से बोलकर कुछ बताते भी नहीं हैं, तो फिर तुमको इनकी भूख प्यास का पता कैसे लग जाता है? और एक मैं हूँ जो इतने दिनों से भूखी प्यासी तड़प रही हूँ, पर तू ना तो मेरी भूख समझता है और ना ही मेरे इशारों को। आज साफ खोल कर कहने आई हूँ, बोल समझेगा कि नहीं समझेगा? लड़का घबरा गया। उसकी हैसियत ही क्या थी? डरते डरते बोला, अन्नदाता, ये बात समझने लायक मेरे भाग ही नहीं है। खैर के पानी की गहराई ही कितनी होती है। ठकुरानी ने एक मीठी मुस्कान के साथ अपने शब्दों के तीर छोड़े। भाग तो तेरे बहुत जोरदार है रे लड़के, पर उसे बरतने की हिम्मत नहीं है तुझमें। नादान लड़का ठकुरानी की आंखों में डूबता हुआ बोला, आपके पास तो हिम्मत की इफरात है, थोड़ी बहुत उधार देने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठकुरानी ने आगे बढ़कर उस लड़के का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में भरते हुए मदहोश आवाज में बोली, बावले, यह भी कोई उधार लेने देने की चीज है? मेरी बदकिस्मती है कि मैंने तुझ पर मन ललचाया। तू ऐसा सुंदर न होता तो आज मेरी ये दुर्दशा क्यों होती? तू तो मेरी सेजों का श्रृंगार है। लड़के के भीतर का डर अब काफूर हो चुका था। ठकुरानी के परस से उसमें एक नई हिम्मत आ गई थी। ठकुरानी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, पर एक हिम्मत का काम और करना पड़ेगा। उसके बगैर इन मर्दों का खोखला अहम कुचला नहीं जा सकता। चौबारे की सेज, खुले दरवाजे और ठाकुर की आंखों के सामने यह कुकर्म करने की तुझ में हिम्मत है या नहीं है? लड़के ने बिना पलक झपकाए बेधड़क जवाब दे दिया, अब मैं मौत से भी नहीं डरता ठकुरानी जी। ठकुराइन का चेहरा जीत की खुशी से दमक उठा। वह उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए बोली, मौत का डर मिटने पर ही जीवन का सच्चा सुख हाथ लगता है। इस तरह हवेली के उस घुटन भरे माहौल में एक दिन ऐसी बगावत ने जन्म ले लिया जो जल्द ही पूरे राज दरबार की नींव हिलाने वाली थी। मर्दों ने जो हलवे के स्वाद बदलने का गंदा खेल शुरू किया था, अब वही खेल औरतें अपने तरीके से खेलने को तैयार थी। रानी की रातों की नींद अब हसीन सपनों में बदल चुकी थी। उस रात रंग महल की बदबूदार हवाओं से दूर इत्र फुलेल के गुनगुने पानी से नहाते हुए रानी ने महसूस किया कि जैसे वह तालाब किनारे बालुई रेत पर बिताए उन पलों के प्रताप से अपने भीतर की सारी सड़ान धो रही है। जब दासी ने रानी की पीठ मलने के लिए हाथ बढ़ाया तो रानी ने उसे टोकते हुए कहा, आज मुझे किसी और का परस नहीं सुहाता, तुम जाओ, मैं अपने आप ही नहा लूंगी। नींद में भी वह मानो कुदरत के तारों से अपना श्रृंगार बुन रही थी। सुबह उठते ही उसने दीवान को बुलाया और एक ऐसा आदेश दिया जिसने पूरी रियासत में सनसनी फैला दी। दीवान जी, आज रात एक खास दरबार लगने की सब जगह मुनादी करवा दी जाए। दीवान ने कुछ झिझकते हुए सिर झुकाया। जो हुक्म अंदाता। मुनादी होते ही शहर भर में खुसर फुसर शुरू हो गई। लोग सोचने लगे कि आज ऐसी कौन सी खास बात होने वाली है जिसके लिए रानी ने दरबार बुलाया है। इधर रानी ने अपने सईस को साथ लिया और सीधे बाराहट जी की हवेली के बाड़े में जा पहुंची। बाड़े का फलसा हटाकर जब वह अंदर घुसी तो ठकुरानी को उसी बाड़े वाले चमार के लड़के के साथ देखकर उसके होठों पर एक संतोषजनक मुस्कान आ गई। ठकुरानी ने बिना किसी टाल मटोल के रानी का स्वागत किया और अपनी बगावत का सच बेझिझक कबूल कर लिया। रानी ने पूछा, बाराहट जी कहाँ हैं? ठकुरानी ने चौबारे की ओर उंगली करते हुए व्यंग से कहा, वहाँ आज एक नई लड़की के साथ मुंह काला कर रहे हैं। रानी खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्यों, इसमें मुंह काला करने की बात ही क्या? मर्दों के तो ये खास गुण हुआ करते हैं। मैंने दरबार लगाने की मुनादी करवा दी है। कल तुम्हारी और मेरी तमाम बातें हवा के रेशे रेशे में घुलेंगी। ठकुरानी ने भी खौफ त्याग कर रानी का साथ देने की ठान ली। रात ढल चुकी थी। दरबार में आज जितनी भीड़ थी उतनी तो राजा के राज तिलक के दिन भी न हुई। एक के बाद एक मसालचियों ने पूरे दरबार को रोशन कर दिया था, जैसे खुद अंधेरा धू धू करके जल रहा हो। सोने के नक्काशीदार सिंहासन पर राजा विराजमान थे। सिर पर हीरे मोतियों से जड़ा कीमती मुकुट चमक रहा था। राजा को अपने गुरूर और ताकत पर पूरा घमंड था। रानी आई, लेकिन वह राजा के पास वाले सिंहासन पर न बैठकर थोड़े फासले दूर एक साधारण आसन पर जा बैठी।
उसके दूसरी ओर बाराहट जी की ठकुरानी बैठी थी और उसके ठीक पीछे रानी का सईस और बाराहट जी के खेतों का रखवाला चमार का लड़का खड़ा था। उस रात फरियाद करने वाली मेहतरानी को खास हिदायत देकर बुलाया था। रानी ने बाराहट जी की आंखों में देखते हुए व्यंग से पूछा, बाराहट जी, आप तो इस मजमे की जान है, जरा बताओ तो सही, मैंने ये दरबार लगाने का ढिंडोरा क्यों पिटवाया? बाराहट जी, जो हमेशा अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे, आज कुछ सहमे हुए थे। उन्होंने कहा, रानियों के मन की बात को कौन समझ सकता है, मुझे तो बस राजाओं के मन की पहचान है। रानी की आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी। तब तो आपका ज्ञान काफी अधूरा है, आप मेरे मन को नहीं जान सकते। तो मैं बताती हूँ, अच्छी तरह कान खोल कर सुनना। आज के बाद दरबार का ऐसा मजमा फिर कभी नहीं जमेगा। उस रात फरियाद करने वाली मेहतरानी के साथ बिल्कुल भी न्याय न हुआ था। ये सुनते ही मेहतरानी ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोर से चिल्लाते हुए कहा, आपने बिल्कुल सही फरमाया अंदाता, मेरे साथ उस दिन घोर अन्याय हुआ था। रानी ने पूरे दरबार को धिक्कारते हुए कहा, इस रियासत की चार दीवारी के सभी मर्द बदचलन हैं, एक से बढ़कर एक हरामी है। राजव्यास ने जब अपना पाप उगड़ता देखा तो अफीम खाकर अपनी इज्जत बचा ली। क्यों बाराहट जी, मैं सच कह रही हूँ ना? बाराहट जी की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। रानी ने उनका पुराना वही ज्ञान उन्हीं पर दे मारा। आप तो बहुत ही ऊंची और गूढ़ बातें जानते हैं, पर एक बात मुझे आपसे पूछनी है, निसंकोच जवाब देना। क्यों हलवे की तरह औरत का मन भी पति से भरता है या नहीं? उन्होंने नजरें तक न उठाई। तभी उनके पास बैठी ठकुरानी खड़ी हो गई। उसकी आवाज में बरसों की घुटन और बगावत की गूंज थी। ठकुरानी ने पूरे भरे दरबार के सामने सीना तान कर कहा, पति को भद्दा न लगे इसलिए मैं इस सवाल का जवाब देती हूँ। हलवा और मर्द तो एक दिन मुंह आ ही जाते हैं, लिहाजा आज मैं सरेआम ये कबूल करती हूँ कि मैंने अपना जायका बदलने की खातिर अपने खेतों के रखवाले चमार के बेटे को चुना है। ये सुनते ही मानो दरबार में बिना बादलों के बिजली गिरी हो। तमाम बाकी मूछों वाले मर्दों की जुबान तालू से चिपक गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एक औरत भरी सभा में इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती है। दीवान, जिसके पसीने छूट रहे थे, हकलाते हुए बोले, पर यह लड़का तो बाराहट जी का ही अंश है। रानी अब शेरनी की तरह दहाड़ी, बिल्कुल सही फरमाया आपने, किससे ये बात छुपी है? और यह सईस जो मेरे पीछे खड़ा है, यह पुराने दीवान जी का ही अंश है। मैंने अपना जायका बदलने के लिए इसी सईस को चुना है। राजा का चेहरा सफेद पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे। रानी ने राजा की आंखों में आंखें डालकर अपने अंतिम और सबसे घातक तीर छोड़े। मालिक का मालिक कौन? धन्य है देश के ये मालिक जो अपनी ही जाई बेटी से स्वाद बदलते हैं। क्या हलवे से मन उचटने के बाद स्वाद बदलने के लिए मैं आपको अफीम की डिबिया दूं या नहीं? आप तो देश के मालिक हैं, खुदकुशी करने की क्या जरूरत है? पर अब यह मुकुट आपके सिर पर बिल्कुल शोभा नहीं देता। रानी के इन शब्दों ने सदियों पुरानी पितृसत्ता और झूठे संस्कारों की धज्जियां उड़ा दी। उसने आगे कहा, इतने बरस तो तुम मर्दों की ही चलती थी, सीना ठोक कर कहते थे कि राजा माने सो रानी, पर आज इस मिसाल को उल्टना पड़ेगा। आज से रानी माने सो राजा होगा। पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया। बातें एकदम सच्ची थी, पर सच को इस तरह सरेआम नंगा होते आज तक किसी ने न देखा था। किसी मर्द की मूछ नहीं फड़की, किसी का हाथ तलवार की मूठ पर नहीं गया। जब सिंहासन पर बैठे खुद राजा के कलेजे में कपकपी हावी हो गई तो दरबारी और सिपाही बेचारे कर ही क्या सकते थे। राजा की लंपटता और उसके घिनौने कुकर्म सबके सामने आ चुके थे। रानी धीमे लेकिन दृढ़ कदमों से चलती हुई सिंहासन के पास गई। राजा कुछ बोल भी नहीं पाया, वह कठपुतली की तरह चुपचाप बैठा रहा। रानी ने अपने हाथों से राजा के सिर से चमकता हुआ मुकुट उतारा और सईस के सिर पर रख दिया। देश के मालिक ने जब चुपचाप अपनी हार मान ली और अपनी जान बचाने की खातिर सिंहासन छोड़कर नीचे बैठ गया तो दूसरा भला कौन विरोध करता। रानी का आदेश होते ही बाराहट जी के खेतों के रखवाले चमार के लड़के को नया दीवान घोषित कर दिया गया। रियासत की मेहतरानी
जिसे आज सच्चा न्याय मिला था। मजमे के बीच में खुशी से घूमर लेकर नाचने लगी। दरबारियों को जब चेत आया तो उन्होंने देखा कि नया राजा सईस और नया दीवान कितने सुंदर और सुहाने लग रहे थे, मानो चांद सूरज साथ बैठे हों। किसी अदृश्य इशारे से पूरे दरबार का मुंह खुल गया। चारों ओर आवाजें गूंजने लगी, जय हो अन्नदाता की जय हो। नजराने की जबरदस्त बौछार होने लगी। सईस जो अब राजा बन चुका था, उसके रोम रोम में सिंहासन और मुकुट का जादू घुलने लगा। लेकिन इसी बीच राजा बने सईस के मन में एक क्षणिक खौफ पैदा हो गया। उसने सोचा कि जो रानी अपने ब्याहे पति की नहीं हुई, वह मेरी कब तक वफादार रहेगी। कहीं कल को किसी और पर मन आ गया तो वह उसे नया राजा बना देगी। औरत जात का क्या भरोसा। तभी वह बावला सा हुआ नया राजा सईस झटके के साथ खड़ा हुआ और रानी के सामने हाथ जोड़कर भरे गले से कांपते हुए बोला, अग्नि देवता की कसम खाकर कहता हूँ कि राजा का ज्यादा कसूर नहीं है। बहुत कुछ कसूर तो इस मुकुट और सिंहासन का है। जब सिंहासन पर बैठते ही इतनी ही देर में मेरी हिम्मत और ताकत ठिकाने पर लग गई, तो राजा तो इतने सालों से राज करते आ रहे हैं। जब हर इच्छा दर्शाते ही तमाम सुख हाथ लगने लगे तो इंसान अंधा हो ही जाता है। उम्र में पहली मर्तबा सच बोल रहा हूँ, सारा कसूर इंसानों का नहीं, कसूर तो इस हुकूमत की अंधी ताकत का होता है। रानी कुछ देर ठहरी, उसने गहरी और संजीदा सांस ली, फिर मंद मंद मुस्कुराते हुए बोली, मैं जानती हूँ सईस, यह बात आजमाने के लिए ही मैंने इतनी तोहमत उठाई थी। राजा दीवान को अपनी गलतियों का एहसास हो गया था और इस तरह एक नई सुबह की किरण के साथ उस बदबूदार रंग महल और झूठी मर्यादाओं वाले दरबार का हमेशा के लिए अंत हो गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।